नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के जो एडिटोरियल है द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस से जो भी एडिटोरियल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं एग्जाम के लिए उनके बारे में। आज है 22 फरवरी, तो चलो हम पहला जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो हम लोग करेंगे विमेंस का जो है ना, जो फीमेल टीचर के बारे में कि किस तरह से जब नंबर ऑफ जो महिलाएं ना एजुकेशन सेक्टर में एज अ टीचर काम करती हैं, तो किस तरह से ना स्कूल प्राइमरी लेवल पे स्कूल लेवल पे जो एनरोलमेंट है, जो मतलब लोग बच्चों की संख्या वो बढ़ जाती है, और किस तरह से उनके अंदर जेंडर सेंसिटिविटी आती है, किस तरह से उनके अंदर सोसाइटी के अंदर वो थोड़ा सेंसिटिव बनते हैं रिगार्डिंग टू फीमेल्स महिलाओं के बारे में। तो कुछ डेटा है इसके बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल बताया गया ना कि लोअर लेवल पे जैसे लोअर लेवल मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल। तो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे ना 2019-20 में ना 53% जो फीमेल जो टीचर थे ना वो वीमेन टीचर थे, महिला टीचर थे, फीमेल टीचर थे वो। ठीक है। और इसमें ये चीज़ है मतलब इम्पोर्टेंट कि प्राइमरी लेवल पे और सेकेंडरी लेवल पे जो टीचर की संख्या है, जो अध्यापक की संख्या है वो ना सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं वो। लेकिन हायर लेवल पे आदमी मतलब जो मेल टीचर है वो ज़्यादा है। ठीक है। हायर लेवल मतलब टर्सरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल या हायर सेकेंडरी लेवल या फिर पीएचडी, वहाँ पे ना मेल टीचर आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे इस पर बताई गई है। अब जैसे ना इसमें ये एक चीज़ और ये भी है कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, मतलब प्राइवेट स्कूल में जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा हैं एज ए टीचर के रूप में, और गवर्नमेंट स्कूल में जो महिलाएं हैं वो कम हैं टीचर के रूप में। ठीक है। तो इसमें इसमें ना बहुत सारे रीज़न बताए गए हैं कि जैसे ना अब प्राइवेट स्कूल ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं, वो शहरों में होते हैं। ठीक है। तो इसलिए शहरों में क्या होता है कि जो मोबिलिटी होती है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी होती है। ठीक है। पास में ही कहीं स्कूल होते हैं, बहुत लंबा नहीं जाना पड़ता। ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ होता है, और फिर दूसरा जो सेफ्टी का इशू होता है वो सॉरी सैलरी। जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा कि मतलब फीमेल टीचर है वो कम पैसे में मतलब काम कर लेते हैं, कम पैसे में ना उनको सैलरी दी जाती है। तो जो मेल टीचर होता है वो थोड़ा ज़्यादा सैलरी भी मांगता है, तो इसलिए ना फीमेल टीचर को जो स्कूल होता है प्राइमरी लेवल पे और सेकेंडरी लेवल पे प्रेफर करता है कि फीमेल टीचर ज़्यादा मतलब उनको रिक्रूट करें। ठीक है, ये चीज़ है। और फिर जैसे एक चीज़ ये भी कि भाई अगर देखोगे कि स्टेट के अकॉर्डिंग वाइज, तो प्राइमरी लेवल पे ना केरला में, तमिलनाडु में और पंजाब में जो टीचर है ना वीमेन टीचर वो ज़्यादा हैं। और ये जो नंबर है वो ऑलमोस्ट 70% से 80% है। ठीक है, मतलब 70 से 80% इन राज्यों में केरला, तमिलनाडु, पंजाब में जो टीचर हैं प्राइमरी लेवल पर, सेकेंड लेवल पे वो महिलाएं हैं। ये चीज़ है। ठीक है। दूसरा ये है कि ना यूनेस्को एक जो संस्था है, इंटरनेशनल संस्था, उसकी एक रिपोर्ट है कि प्राइमरी लेवल पे ग्लोबली मतलब पूरे दुनिया भर में जितने भी स्कूल है वहाँ पर, जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर 68% 68% महिलाएं हैं। ठीक है, फीमेल्स हैं। और सेकेंड लेवल पे जैसे अप टू 12th 12 तक जो एजुकेशन होती है उसमें 54% महिलाएं हैं। और टर्सरी लेवल पे मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी लेवल, वहाँ पे सिर्फ 41% महिलाएं हैं। तो देखोगे आप जैसे जैसे ना एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे महिलाओं की संख्या थोड़ी कम हो जाती है और मेल डोमिनेशन ज़्यादा हो जाता है, मेल जो टीचर होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। ये चीज़ है। और जैसे एक रिपोर्ट ये भी है जैसे कि लेटविया और रशिया है। तो लेटविया रशिया ये यूरोपियन कंट्री हैं। ठीक है। वहाँ पे ना 80% जो महिलाएं हैं प्राइमरी लेवल पे, वो सॉरी टीचर है वो महिलाएं हैं 80% प्राइमरी लेवल पे। और अफ्रीका में यही नंबर 41% है। क्यों? क्योंकि भाई बहुत सारे इशू हैं, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है। ठीक है। आपके सेफ्टी की प्रॉब्लम है, वहाँ पे बहुत सारा बैलेंस होता है, इनस्टेबिलिटी है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। वहाँ पे जो कंट्री है वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे, अपनी जो विकास है लोगों का, सिटीजन्स का, उन पर ध्यान नहीं देते। तो वो चीज़ भी है। तो ये भी बताता है भाई किस तरह से ना किसी भी देश में ना अगर आपको चाहिए कि भाई लोग एजुकेटेड हो तो वहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ है कि भाई गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। अब जैसे एक चीज़ और है कि जैसे ना बांग्लादेश में क्या होता है, बांग्लादेश में फीमेल टीचर को ना स्टाइपेंड स्टाइपेंड मतलब कुछ पैसे दिए जाते हैं, जिससे ना उनकी ट्रेनिंग हो सके, उनको वो अपने आप को तैयार कर सके एज अ टीचर उस चीज़ में। और अब जैसे ये भी चीज़ है कि भाई महिलाओं के बारे में आप देखोगे एक चीज़ भी बोली जाती है कि उनको ना उनके उनके पास ना एक नेचुरल एबिलिटी होती है नर्चर करने की, मतलब एक तरह से पोषण करने की, बच्चों को पालने की, तो उनके पास नेचुरल एबिलिटी होती है। तो प्राइमरी लेवल पे भी इसलिए आप देखो ना कि वो उनका नंबर ज़्यादा होता है, और वो ज़्यादा सोशल जो एम्पैथी होती है उनके अंदर ज़्यादा होती है। सोसाइटी के प्रति जो इश्यूज समस्याएं होती हैं उनके अंदर, वो उनके प्रति जो सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे ना उनके ऊपर डबल बर्डन हो जाता है, उनको घर का भी काम करना पड़ रहा है, और फिर स्कूल जाएंगे पढ़ाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे भी उनको जॉब करना पड़ रहा है। तो वो चीज़ है कि ठीक है। और इसके बाद ये है कि जैसे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को भाई ना इनको हाउसिंग अलाउंस देने चाहिए।
जिससे ना वो उनके पास एक ना बर्डन ना हो कि इनिशियल फ़ेज़ में वो किस तरह से अपने आप को कंटेन कर पाएँ, सस्टेन कर पाएँ। ये चीज़ है। सेफ्टी मेजर्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए कि भाई जैसे गाँव वगैरह में ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, वो सही से जा सकें, ठीक है? उनके जनरली होता है ना कि कई बार उनके साथ वायलेंस होता है, फीमेल टीचर्स के साथ। उनको ना एक तरह से कमोडिटी के रूप में देखा जाता है, उनको ना एक तरह से सीरियस नहीं लेते लोग। मैंने देखा ऑफ़िस मतलब वर्क प्लेस पे भी ना फीमेल फीमेल जो एक तरह से कैंडिडेट होता है, फीमेल जो वर्कर होता है, चाहे वो टीचर क्यों ना हो, नर्स क्यों ना हो, उसको ना तो लोग मैंने देखा सीरियस नहीं लेते। तो वो भी चीज़ है कि भाई उनके उनके सेफ्टी मेजर्स हैं, वो उनको बेटर बनाना चाहिए। ट्रांसपोर्ट की सुविधा बेटर करनी चाहिए। मैटरनिटी जो लीव होती है, बेनिफिट होते हैं, उनको देने चाहिए। जब भी वो क्या होता है ना कि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उस टाइम पे वो फीमेल टीचर वो प्रेग्नेंट है, या वो किसी और या मतलब या किसी दूसरी ही इंडस्ट्री में क्यों ना काम कर रही हो, तो उसको ना उस टाइम पे लीव देनी चाहिए। अगर वो ऑफिस में नहीं है, काम पे नहीं है, जॉब नहीं कर रही है उस टाइम पे, तो पैसे की समस्या ना हो, इसलिए उसको पैसे भी देने चाहिए। ऑलरेडी गवर्नमेंट देती भी है, आई थिंक 6,000 रुपये। तो ये चीज़ है। इसके अलावा उनको ट्रेनिंग गवर्नमेंट दे सकती है, ठीक है? और भी आप चीज़ें इसमें देख सकते हो कि इससे क्या होगा, अगर अगर एज़ अ फीमेल टीचर, अगर एज़ अ मतलब टीचर ज़्यादा होती है ना, चाहे स्कूल लेवल पर हो, चाहे हाई लेवल पर हो, तो उससे क्या होता है ना कि जो इंक्लूसिव पार्टनरशिप वो बढ़ती है। मतलब ज़्यादा ज़्यादा आपके अंदर ना एक तरह से इंक्लूसिविटी आती है। आप ज़्यादा चीज़ों को अपने में समावित मतलब ज़्यादा चीज़ों को आप कलेक्ट मतलब कि ना अपना मानते हो, आप ज़्यादा चीज़ों को आप समझ पाते हो, तो वो चीज़ है। आपके अंदर जेंडर सेंसिटिविटी बढ़ती है। अब ये कैसे है, जैसे मान लो कि ना आप कोई मतलब लड़का है, मतलब वो शुरू से ना वो सिर्फ मेल टीचर से पढ़ा है, या वो किसी ऐसे बहुत सारे जो स्कूल होते हैं ना, जहाँ पे सिर्फ बॉयज़ के लिए अलग होता है, स्कूल होता है, और गर्ल्स के लिए स्कूल अलग होता है, तो अभी वहाँ पे क्या होगा, और वहाँ पे जो टीचर भी हैं वही मेल टीचर है सिर्फ, ठीक है? तो होगा क्या कि भाई उसको उसने उसका भी कभी ना कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है फीमेल के साथ, महिला के साथ, किसी लड़की के साथ। तो भाई वो क्या समझेगा उनकी प्रॉब्लम, और उसके अंदर जो जेंडर सेंसिटिविटी कभी रहेगी नहीं महिलाओं के लिए। तो ये भी चीज़ है। उसका जो एटीट्यूड होगा, बिहेवियर होगा, रिस्पेक्ट होगी महिलाओं के लिए, वो नहीं होगी। तो ये भी ज़रूरी है कि महिलाएँ एज़ अ टीचर हों, जिससे उनके अंदर जेंडर सेंसिटिविटी आए, उनके अंदर रिस्पेक्ट हो, बिहेवियर उनका अच्छा हो महिलाओं के लिए। और जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है, अगर वो ज़्यादा होंगी, तो उनकी जो इकोनॉमिक हालत है, आर्थिक स्थिति है, वो भी बेटर हो जाएगी। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है ना जेंडर इक्वालिटी का, वो भी उसमें भी इंडिया आगे बढ़ेगी। और जैसे मैंने बताया ना कि एनरोलमेंट भी देखोगे आपकी ज़्यादा होता है जहाँ पे फीमेल टीचर होती हैं। स्कूल में जिस स्कूल में ना महिला टीचर होती है, वहाँ पे बच्चे ज़्यादा पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ये भी चीज़ है। तो क्योंकि और दूसरा ये, क्योंकि इसका रीज़न ये भी है कि जैसे कोई मेल टीचर है, तो वहाँ पे ना क्या होता है ना कि जो लड़कियाँ होती हैं ना, वो झिझकती हैं कुछ पूछने से, कुछ बात करने से। वो भी चीज़ है। तो यही पूरा एक मतलब टॉपिक था। अगला जो टॉपिक है ना, हम लोग पढ़ेंगे केस पेंडेंसी के बारे में, कि किस तरह से ना हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और टोटल इंडिया में कितने सारे नंबर, मतलब इतना लार्ज नंबर ना इतने ज़्यादा केसेस ना पेंडिंग है। जैसे बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक ना 82,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग है। हाई कोर्ट में 62 लाख केस पेंडिंग है। और टोटल अगर आप देखोगे ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सबऑर्डिनेट और सब लेवल लोअर जो क्या बोलते हैं कोर्ट होती है उनके लेवल पे, तो वहाँ पे ना मोर देन 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। 5 करोड़, तो कितना बड़ा नंबर है। और इंडिया में ये भी है कि भाई कि हर 1 मिलियन सिटीजन के ऊपर, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख जो सिटीजन है उनके ऊपर सिर्फ 21 जजेज हैं, ठीक है? तो ये भी ये है कि नंबर ऑफ जजेस की समस्या है इंडिया में। इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है। कोर्ट रूम होते हैं, कोर्ट होते हैं, वो या तो वो पुराने हो चुके हैं, या फिर उनके बुक कम है, या उनका साइज़ बहुत कम है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की मेजरली बहुत प्रॉब्लम है इंडिया में। टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, जिससे ना डेटा गवर्नमेंट डेटा इकट्ठा कर सकती है, या फिर ऑनलाइन, जैसे अभी कोविड के टाइम पे बहुत सारे केसेस थे ना, ऑनलाइन केसेस की जो सुनवाई होती थी। ऑनलाइन केस, जैसे आपने यूट्यूब वगैरह पे भी देखा होगा, बहुत सारी मतलब केसेस पड़े हुए हैं। वहाँ पे जो जजेस हैं हाई कोर्ट वगैरह के, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनकी ऑनलाइन मतलब पूरा जो ट्रायल है वो चल रहा है। ये चीज़ है, ठीक है? और ये भी चीज़ है कि देखो, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक मैकेनिज्म आपको तैयार करना चाहिए। ऐसा ही ना, ऐसे देखो इंडिया में क्या है भाई कि एक तो ये चीज़ आपको बता दूं पहले में, कि इंडिया में जो 50% केसेस है ना, इंडिया में 50% केसेस वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही हैं। मान लो किसी बंदे ने कोई मतलब बैंक से लोन लिया, और फिर चुकाया नहीं, तो वहाँ से वो उसके ऊपर केस आ गया। उसने अगर मतलब इनकम टैक्स नहीं भरा, तो वहाँ से उसको केस आ गया, किसी कंपनी में केस आ गया। तो इस तरह से ना 50% केसेस तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही हैं, ठीक है? अभी और भी चीज़ क्या है कि भाई, तो इंडिया में क्या है ना, कि मान लो किसी किसी से झगड़ा हो गया भाई, मतलब कोई किसी का ज़मीन के साथ झगड़ा हो, किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने रोड पर किसी को गाली दे दी, तो वहाँ पर उसने रिपोर्ट लिखा दी, एफआईआर लिखा दी। तो भाई इस तरह से ना बहुत सारे केसेस आते हैं। तो भाई अब इन हर केसेस को ना, अगर आप के ऊपर ना एफआईआर लिखाओगे, अगर आप ये केसेस कोर्ट में जाएंगे, तो केसेस के जो नंबर हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
इसलिए चाहिए क्या भाई कि बहुत ज़्यादातर जो केस है ना वो मीडिएशन के थ्रू आपस में बातचीत करके कि भाई कोई दोनों का जो मीडिएटर है बंदा बीच में आए और दोनों दोनों की बात करा दे, मामला वहीं पे वो जो मैटर है पूरा वहीं पर सब खत्म हो जाए। तो भाई क्योंकि इंडिया में इतने सारे केसेस कैसे सॉल्व होंगे? ठीक है, इतने सारे जजेस तो हो नहीं सकते क्योंकि केसेस तो 5 करोड़ हैं, ठीक है? और हाई कोर्ट में ही 62 लाख केसेस है, वहाँ कैसे वहाँ पे वो केस सॉल्व होंगे? और ज़्यादातर इंडिया में जो अप्रोच है ना वो लिटिगेशन अप्रोच है कि लोग होते हैं ना वो लिटिगेशन चले गए और कोर्ट में जाके लिटिगेशन डाल दी किसी के खिलाफ भी, किसी भी चीज़ को लेके। तो लिटिगेशन से ज़्यादा इंडिया में रिज़ॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए कि भाई केस का नंबर ना बढ़ाएँ, केस को ख़त्म करें। केस को मतलब जल्दी से समाप्त कर दें, ये चीज़ भी है, ठीक है? अब उसके बहुत सारी चीज़ें कि भाई जो तो है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई कोर्ट जाने की ज़रूरत ना पड़े, कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट हो जाए। कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट हो जाए, कोर्ट जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो उसके लिए जैसे बहुत सारी मीडिएशन बॉडीज़ एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे इंडिया में मीडिएशन जैसी चीज़ है ना वो 1990s में स्टार्ट हुई थी, 1990 के बाद, ठीक है? और भी चीज़ें जैसे मतलब रिफ्यूजी जो बाहर से लोग आते हैं उनके उनके फॉरेनर हैं, उनके रिगार्डिंग में केस अब इंडिया में कोर्ट में जाएंगे तो वो और नंबर के जो केसेस के नंबर बढ़ जाएंगे। तो उनको जल्दी सॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेशन बॉडीज़ बना दी जाएँ। ट्रिब्यूनल होते हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, वो बना दिए जाएँ, वो जल्दी जल्दी से वो केसेस को ख़त्म कर दें, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट को करनी चाहिए भाई, क्योंकि इतने सारे केसेस नहीं मतलब सॉल्व हो सकते, ये चीज़ है। और मैं बताऊँ ना, मैंने आज से कम से कम ऑलमोस्ट 4 से 5 साल पहले ना देखा था कि जो नंबर ऑफ केसेस थे टोटल वो लगभग थे 2.69 करोड़। नंबर ऑफ केसेस टोटल 2 करोड़ 69 लाख थे। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि 2024-25 तक आते-आते केसेस की संख्या 5 करोड़ बढ़ गई। तो भाई केसेस के नंबर बढ़ते ही जा रहा है। तो ये एक चीज़ है। अगला जो टॉपिक है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया यूएस रिलेशन के बारे में। जब मोदी जब अमेरिका गए थे तो बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए थे और बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आई थी। जैसे पहला चीज़ ये है कि ट्रेड के बारे में कि इंडिया इंडिया और अमेरिका के बीच में जो सामान का जो आदान-प्रदान होता है, जो गुड्स का ट्रेड होता है, सामान का, तो वो होता है $124 बिलियन का। $124 बिलियन का, ठीक है? ऑल्दो इंडिया को बेनिफिट होता है इसमें। और अगर सर्विसेज़ भी मिला लें, सर्विसेज़ जो इंडिया देता है सर्विसेज़, ठीक है? उनको आईटी सेक्टर के थ्रू कॉल सेंटर वगैरह होते हैं ना ऐसे, तो टोटल जो ट्रेड हो जाएगा वो $190 बिलियन का हो जाएगा, $190 बिलियन का, तो बहुत ज़्यादा है। और और इनफैक्ट इंडिया इंडिया का सबसे ज़्यादा बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है वो अमेरिका ही है, ठीक है? इंडिविजुअल कंट्री के रूप में। और जब मोदी जी गए थे तो दोनों के बीच में, ट्रंप के बीच में, मोदी जी के बीच में बात हुई थी कि भाई ये जो ट्रेड है ना इसको $300 बिलियन तक पहुंचाया जाए 2030 तक। तो ये चीज़ है। इनफैक्ट अभी लेकिन फिर क्या हुआ एकदम से कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, और क्या बोलते हैं, बायलैटरल ट्रेड एक तरह से का जो फर्स्ट फेज है ना अग्रीमेंट का, वो स्टार्ट हो गया है। बायलैटरल जो इसका फुल फॉर्म है बीटीए का, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है? तो उसमें टारगेट फिर से उसको रिवाइज कर दिया गया, टारगेट को बढ़ा दिया गया है कि भाई 2030 तक टारगेट मतलब जो होगा ना वो $500 बिलियन तक होगा, कि इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है गुड्स का और सर्विसेज का, उसको $500 बिलियन तक बढ़ाना है, अब तक ले जाना है। अगला इसमें जो इनमें इन लोगों के बीच, दोनों के बीच में बात हुई थी प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच में, मोदी जी के बीच में, वो हुई थी मतलब कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है गुड्स की उसको बेटर किया जाए। और एक ट्रस्ट इनिशिएटिव करके मतलब इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें होगा कि जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी है, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी दोनों के बीच में, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो क्रिटिकल कोई सेक्टर में हो, जैसे मान लो न्यूक्लियर सेक्टर में, एटॉमिक सेक्टर में, तो भाई वहाँ पे ना मतलब दोनों दोनों कोलैबोरेट करें दोनों कंट्रीज, ठीक है? तो वो चीज़ है, तो वो बात की थी। इससे पहले भी ना इंडस करके एक इंडस इनोवेशन इनिशिएटिव लिया गया था, जहाँ पे क्या होगा कि इनोवेशन दोनों जो कंट्री होंगी वो रिसर्च और डेवलपमेंट में जो इनोवेशन होगा ना, इनोवेशन लेके आएंगी, वो उसको शेयर करेंगे किस पर्टिकुलर फील्ड में, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के बारे में। कटिंग एज टेक्नोलॉजी वो आपको पता है काफ़ी क्रिटिकल एक सेक्टर है टेक्नोलॉजी में, तो उस चीज़ में। और इससे पहले भी ना अभी 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 हाल ही में एक ICET इनिशिएटिव लिया गया था, जिसकी फुल फॉर्म है नो इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो ये बनाया गया था, इसमें मतलब बात हुई थी वही कि AI के ऊपर मेजरली फोकस करेंगे, AI रोबोटिक्स, रोबोट के बारे में, ठीक है? तो वो चीज़ है। अगला इसमें जो चीज़ बात हुई थी वो तो डिफेंस सेक्टर के बारे में, कि भाई एक पूरा 10 साल का ना एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा डिफेंस सेक्टर में। फिर दोनों में क्या होगा कि बहुत सारा जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है दोनों कंट्रीज़ का, वो एक कंट्री दूसरी कंट्री का यूज़ कर पाएंगे। जैसे मिलिट्री बेस है, मान लो कोई मिलिट्री शिप है ना
जो पानी वाली शिप होती है, कोई मिलिट्री जहाज है अमेरिका का, वो अंडमान निकोबार में आया इंडिया के। तो वहाँ पे क्या हुआ, उसका जो फ्यूल है खत्म हो गया, तो उसको फ्यूलिंग की ज़रूरत है। तो वहाँ पे आके इंडिया में आके ना अंडमान निकोबार में वो अपना जहाज में फ्यूल भरवा सकता है, ठीक है? और भी इसको कुछ कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आके वो सॉल्व कर सकता है। तो इस तरह से दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के जो बेसिस है, मिलिट्री बेसिस, उनको यूज़ कर सकते हैं और साथ में प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत सारे जो एक वेपन्स हैं, बहुत सारे जो हथियार हैं, उनको साथ में बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो वो भी चीज़ है। और ना आप एक चीज़ समझिए, अगर 2 कंट्री ना अगर डिफेंस सेक्टर में एक तो डिफेंस और टेक्नोलॉजी, ट्रेड तो है ही सामान का, लेकिन अगर डिफेंस में और टेक्नोलॉजी में अगर 2 कंट्री ना कोलैबोरेट कर रही हैं, कोऑपरेशन कर रही हैं, आपस में काम कर रही हैं, मिलके काम कर रही हैं, तो वो समझ लीजिए उन दोनों कंट्रीज़ के बीच में ना काफ़ी हद तक जो बॉन्डिंग है, जो एक तरह से रिलेशनशिप है, काफ़ी अच्छा है। तो वो चीज़ है। दूसरा है एनर्जी कॉर्पोरेशन के बारे में। अब इंडिया को ना बहुत सारा यूरेनियम है, ऑयल है, पेट्रोलियम है, गैसेस है, नेचुरल गैस, भाई इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए भी बोला गया भाई कि दोनों कंट्रीज़ कोलैबोरेट कर सकती हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ला सकते हैं बीच में, ठीक है? और इंडिया ट्राई कर रहा है कि जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की इंडिया में, ठीक है? उनको एस्टेब्लिश करने की टारगेट पे इंडिया के साथ 7 से 10 मॉड्यूलर रिएक्टर इंडिया को बनाने हैं, अभी अगले 2 से 3 साल में, ठीक है? तो उसके लिए ना दोनों जो अमेरिका की जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, वहाँ से इंडिया जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर कर सकती है। तो एक चीज़ ये भी है। 5वां इसमें टॉपिक है मतलब एक तरह से इनिशिएटिव वो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे इंडिया अमेरिका ना जो एक पहले कुछ 2 साल पहले इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक जो यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी बात हुई थी कि जो पास करेगा इंडिया से होके, जो इंडिया का मुंबई है वहाँ से मिडल ईस्ट में मतलब बहुत सारी जो कंट्री हैं, इज़राइल वगैरह, और ठीक है, वहाँ से होते हुए यूरोप वगैरह, मतलब ऐसे मतलब यूरोप तक पहुँच जाएगा वो। और उससे क्या होना कि इंडिया को कनेक्टिविटी मिल जाएगी कि इंडिया का बहुत सारा जो सामान है ना, वो सीधा यूरोप में भेज पाएगा, मिडिल ईस्ट के थ्रू, ठीक है? यूरोप, एशिया के थ्रू। तो वो चीज़ है, सो उस पे भी इंडिया काम कर सकती है, क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी होगी, तो ट्रेड में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में, बहुत सारी चीज़ों में आसानी होगी। दूसरा, इंडिया जो एजुकेशन है, एजुकेशन के फील्ड में भी ट्राई कर सकता है कि बहुत सारी जो अमेरिकन जो बड़ी-बड़ी जो है ना यूनिवर्सिटी हैं, जैसे क्या बोलते हैं, कैलिफ़ोर्निया वगैरह यूनिवर्सिटी है, तो भाई वो अपनी जो ब्रांचेज़ है वो इंडिया में आके एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इंडिया में खोल सकती हैं। तो जिससे कि अब क्या हुआ कि भाई अब ऐसे भी ट्रम्प चाह रहे हैं कि भाई मतलब दूसरी कंट्री से जो स्टूडेंट हों चाहे वर्कर हों, कमी आए अमेरिका में। तो फिर ना इंडिया जो में जो स्टूडेंट हैं, वो जो जाना चाहते हैं, बाहर पढ़ना चाहते हैं, भाई वो उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो इंडिया में ही जो ब्रांच होगी अमेरिका की एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, ठीक है, यूनिवर्सिटी की, कोई भी स्कूल है उसकी, तो वहाँ पे वो पढ़ सकेंगे। तो एजुकेशन में भी इस तरह से काम कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो ये पूरे मतलब टॉपिक थे। सो थैंक यू फॉर टुडे।